ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस में हम कल राजस्थान की कृषि की फसलों के बारे में अध्ययन किया था। उससे पहले कृषि के बारे में हमने सामान्य परिचय वगैरह देखा था, कृषि के प्रकार और फसलों के वर्गीकरण संबंधित देखा था। कल हमने कुछ मुख्य फसलों के बारे में देखा था, जिसमें हमने गेहूं, मक्का, चावल, इस प्रकार की फसलों के बारे में अध्ययन किया था। उसी क्रम को आगे जोड़ते हुए हम कृषि में नेक्स्ट फसलों के बारे में देखते हैं। फसल में बाजरा, खाद्यान्न फसल हमारे पास एक रह गई थी बाजरा। यह बाजरे के उत्पादन में हम देश में प्रथम स्थान रखते हैं। मूलतः जो बाजरा है यह अफ्रीका, रोडेशिया का पौधा है, मुख्यतः अफ्रीका का पौधा है। हमारे बाजरे का उत्पादन राज्य में सर्वाधिक होता है। देश में बाजरा उत्पादन में हम क्या रखते हैं? प्रथम स्थान रखते हैं। बाजरे के उत्पादन में देश में हम प्रथम स्थान रखते हैं। राज्य की खरीफ की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल, राज्य में सर्वाधिक बुआई होने वाली फसल है। सबसे बड़ी बुआई होने वाली फसल खरीफ की सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल मूलतः अफ्रीका का पौधा है। यह भी उष्णकटिबंधीय पौधा है, सर्वाधिक शुष्कता को सहन कर सकता है, इसलिए राज्य के अधिकांश भाग में खरीफ ऋतु में इसका उत्पादन किया जाता है। राज्य में सर्वाधिक बुआई, इसकी बुआई बाड़मेर जिले में होती है। राज्य में सर्वाधिक बुआई बाड़मेर में, जबकि उत्पादन इसका सर्वाधिक वर्तमान में अलवर जिले में 2015 के अनुसार जयपुर जिले में, जबकि सर्वाधिक उत्पादन वर्तमान में कहां पर है? अलवर जिले में। तो ऑप्शन में अगर अलवर नहीं है तो कौन सा होगा? जयपुर। तो इस प्रकार सर्वाधिक बुआई बाड़मेर में, उत्पादन कहां पर है? अलवर में। रत्ना आरडी 165, यह इसकी मुख्य किस्में है। बहुत सारी किस्में होती हैं, कुछ मुख्य किस्में होती हैं, उसके बारे में देखें। आरडी 165 और रत्ना, ये दोनों क्या हैं? इसकी किस्में हैं। तो यह क्या है हमारा? बाजरा। बाजरे के बाद में नेक्स्ट फसल हम देखते हैं। बाजरे को हमने पहले भी देखा था, इसको किस में इंक्लूड करते हैं? मोटे अनाज में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट बाजरे के बाद में देखिए, हमने जौ देख लिया था, ज्वार देख लिया था, शॉर्ट देख लिए थे। जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर है? जयपुर में है। और ज्वार कहां पर है? सबसे सर्वाधिक अजमेर जिले में है। तो इस प्रकार हमने खाद्यान्न फसलें देख ली थी। नेक्स्ट फसलों की बात कर रहे हैं हम, सोयाबीन के बारे में देखें। सोयाबीन सर्वाधिक हमने देख लिया था कल, सर्वाधिक कहां पर है? उष्णकटिबंधीय, ये हमारे जो हमारा ये भी उष्ण आर्द्र कटिबंधीय पौधा है, खरीफ की ऋतु में उगाया जाता है सोयाबीन। और ये दलहन व तिलहन दोनों प्रकार की फसल है। दलहन प्लस तिलहन, इसमें क्या होता है? लगभग 45% 47% तक, 45 से 47% क्या होता है? प्रोटीन होता है। और यह तिलहन फसल दोनों के रूप में इसका प्रयोग होता है। तिलहन, इसके तेल से वनस्पति घी भी बनाया जाता है। तो दलहन व तिलहन फसल है और सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है इसमें। दलहनों में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। राज्य के मुख्य रूप से जिलों की बात की थी हमने, कौन से जिले थे? दक्षिण पूर्वी जिले थे, जिसमें मुख्य रूप से कौन सा जिला है? झालावाड़ जिला है। वर्तमान में यह खाद्यान्न फसलों का क्या ले रहा है? स्थान ले रहा है। सोयाबीन के बाद में हम देखें सरसों। सरसों सर्वाधिक, यह देश में उत्पादन में हम क्या रखते हैं? प्रथम स्थान रखते हैं। और सरसों सर्वाधिक कहां पर है? अलवर जिले में। हमने पढ़ा था सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? यह हमारे यहाँ पर सेवर भरतपुर में है, जिसे 2009 में निदेशालय भी बना दिया गया है। पहले 1993 में इसकी स्थापना हुई थी केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र के रूप में, जिसे 2009 के बाद में से सरसों निदेशालय के रूप में भी, अनुसंधान निदेशालय के रूप में भी इसे स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट हम चर्चा करें अन्य फसलों के बारे में, जो मुख्य फसलें हैं उसमें। लेकिन हम कुछ व्यापारिक फसलें हैं उनके बारे में देख लेते हैं। गन्ना मुख्य रूप से देखिए, वर्तमान में जो सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है वो चित्तौड़गढ़, बूंदी में सर्वाधिक उत्पादित हो रहा है। 2015 के अनुसार सर्वाधिक कहां था? गंगानगर। 2015 के अनुसार सर्वाधिक उत्पादन कहां पर था? गंगानगर। जबकि अभी वर्तमान में सर्वाधिक। तो अब हम कुछ व्यापारिक फसलों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें देखें इसबगोल। इसबगोल के उत्पादन में भी राज्य व देश विश्व में प्रथम स्थान रखता है।
राज्य में सर्वाधिक विश्व प्रथम उत्पादन करने में प्रथम स्थान रखता है और विश्व में भी सर्वाधिक उत्पादन होता है इसबगोल का। इसबगोल एक औषधीय पौधा है जिसका प्रयोग मधुमेह रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है। कैलोरी फ्री होने के कारण इसे फाइबर फूड कहा जाता है। फाइबर फूड कहा जाता है, फाइबर फूड। और स्थानीय भाषा में इसे घोड़ा जीरा कहा जाता है। वर्तमान में इसका सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर में और सेकंड है जालोर। तो बाड़मेर व जालोर में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। दूसरा जालोर में क्या है, मंडी है। इसबगोल की मंडी कहां पर है, जालोर में। तो इस प्रकार इसबगोल, जिसे स्थानीय भाषा में घोड़ा जीरा कहा जाता है, कैलोरी फ्री होने के कारण मधुमेह रोगियों के उपचार में प्रयोग, इसे फाइबर फूड और सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर और दूसरा जिला है जालोर। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसबगोल के बाद में चैत्री गुलाब, जिसे दमिश्क गुलाब भी कहा जाता है। चैत्री गुलाब, जिसे दमिश्क गुलाब, दमिश्क क्योंकि मूलतः यह पौधा है वो सीरिया का, और दमिश्क क्या है, सीरिया की राजधानी, इसलिए इसे दमिश्क गुलाब कहते हैं। चैत्र माह में फूल खिलने के कारण हम क्या कहते हैं, इसे चैत्री गुलाब कहते हैं। इसका प्रयोग इत्र बनाने में तथा अनेक औषधि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इससे देखिए चैत्री गुलाब के लिए हमारे राजस्थान में जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो है खमनोर, खमनोर राजसमंद। जबकि सर्वाधिक उत्पादन की बात करें, जिला पूछा जाए सर्वाधिक उत्पादन, तो यह है गंगानगर। सर्वाधिक उत्पादन का होता है गंगानगर में। इसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र पूछा जाए आपसे तो खमनोर राजसमंद मिल सकता है, लेकिन उत्पादन जिला पूछे आपको तो सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, गंगानगर में, क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से इसका उत्पादन किया जाता है। तो चैत्री गुलाब या इसे दमिश्क गुलाब कहा जाता है। दमिश्क मूलतः यह सीरिया दमिश्क का पौधा है और चैत्र माह में फूल खिलने के कारण इसे क्या कहते हैं, चैत्री गुलाब कहते हैं। इसका ये प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है, खमनोर राजसमंद। जबकि इसके लिए उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है, सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में। एक फसल के रूप में जिसका उत्पादन किया जा रहा है, अभी प्रायोगिक तौर पर इसके फार्म हाउस स्थापित किए हैं जो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा, जिसे हम कहते हैं पीला सोना, होहोबा, होहोबा या जोजोबा या जेट्रोफा, जेट्रोफा, या इसे क्या कहा जाता है, पीला सोना। यह मूलतः एरिजोना मरुस्थल का पौधा है। मूलतः कहां का पौधा है, यह एरिजोना मरुस्थल का पौधा है। मूलतः यह एरिजोना मरुस्थल, एरिजोना मरुस्थल कहां पर है, यह यूएसए का पौधा है। मूलतः यह एरिजोना मरुस्थल यूएसए का पौधा है। भारत में इसे इजराइल से लाया गया है, भारत में इसे इजराइल से लाया गया है और बूंद बूंद सिंचाई तकनीक पर इसका विकास किया जा रहा है। इसका जीवन 40 से 400 वर्ष तक काल का इसका जीवन है, यानी कि लंबे समय तक ये जीवित रहता है और बहुत अधिक शुष्कता को भी क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। इसीलिए यह मरुस्थलीकरण को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण होगा। किसको रोकने के लिए, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए सबसे मुख्य वनस्पति हो सकती है हमारे लिए। इसलिए इसका विकास किया जा रहा है, जिसके लिए 2 कृषि फार्म स्थापित किए गए। इसी के लिए इसके 2 कृषि फार्म स्थापित किए गए। एक ढूंढ जयपुर में, क्या है इसके, कृषि फार्म, कृषि फार्म ढूंढ जयपुर में व फतेहपुर सीकर में इसके 2 कृषि फार्म स्थापित किए गए। आपसे पूछ ले, होहोबा, जोजोबा, जेट्रोफा, इसे पीला सोना के नाम से जाना जाता है। मूलतः एरिजोना मरुस्थल का पौधा है। भारत में इसे कहां से लाया गया है, तो भारत में इसे इजराइल से लाया गया है और ये मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए उपयोगी होगा। कृषि फार्म 2 इसके ढूंढ जयपुर और फतेहपुर सीकर में। इसके जो बीज लगते हैं 5 से 10 वर्षों के बीज में फल देना आरंभ कर देता है। इसके जो बीज होते हैं, इससे जो तेल प्राप्त होता है, इसका उपयोग स्नेह के रूप में प्रयोग किया जाएगा। स्नेह यानी गाड़ियों में जो ऑयल होता है उसके रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार यह एक मुख्य पौधा है हमारे लिए जो मरुस्थलीकरण को रोकने में लाभदायक होगा। बूंद बूंद सिंचाई तकनीक पर इसका विकास किया जा रहा है, अल्प जल से इसे विकसित किया जा रहा है। तो बूंद बूंद सिंचाई पर कौन सी फसल को विकसित किया जा रहा है, होहोबा, जोजोबा या जेट्रोफा, जिसे क्या कहा जाता है, पीला सोना भी कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे रतन जोत के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार
होहोबा, जोजोबा, जेट्रोफा, जिसे पीला सोना कहा जाता है, एरिज़ोना मरुस्थल यूएसए, और मूलतः एरिज़ोना मरुस्थल का पौधा है, हम इजराइल से लाए इसे, और 2 कृषि फार्म है, ढूंढ जयपुर और फतेहपुर सीकर में। तो इस प्रकार ये हमारे कुछ प्रमुख फसलें थी। शेष फसलों के बारे में हम चर्चा करते हैं। जो मुख्य मुख्य कुछ फसलें हैं हमारे पास, उनसे संबंधित देख लेते हैं। देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं हम अलसी के बारे में। अलसी जिसमें क्या होता है, ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 जो कमजोर लोग होते हैं उन्हें अलसी खाने के लिए बोला जाता है। इसमें क्या होता है, ओमेगा 3 होता है। जो मछली में पाया जाता है वही इसमें पाया जाता है, ओमेगा 3। और ये सबसे ज्यादा अलसी उत्पादित होती है राज्य में नागौर जिले में। तो ओमेगा 3 का संबंध किससे है, अलसी से, और किस जिले में है, ये नागौर में। नेक्स्ट फसल की बात करते हैं हम, अरंडी। यह सर्वाधिक तेल अंशदायी वाली फसल है। 97% तक इसमें क्या होता है, तेल होता है। तेल सर्वाधिक तेल अंश वाली फसल कौन सी, अरंडी। सर्वाधिक तेल अंश वाली फसल आपसे पूछ ली जाए तो सर्वाधिक तेल अंश वाली फसल कौन सी है, अरंडी, जिसका सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है, जालोर जिले में। तो हमारे पास एक अलसी में देखा था ओमेगा 3, नागौर। अरंडी में सर्वाधिक तेल अंश वाली फसल पूछ लिया आपसे तो सर्वाधिक तेल अंश वाली फसल कौन सी है, अरंडी। सभी तिलहन फसलों में सबसे ज्यादा जो तेल पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, अरंडी में पाया जाता है। नेक्स्ट तिलहन फसलों में देख लेते हैं हम तिल सर्वाधिक उत्पादित होता है पाली में। तिल सर्वाधिक कहां पर उत्पादित होता है, पाली में तिल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट फसलों की बात करें हम, नेक्स्ट देखें फसलों के बारे में, सन रेशेदार फसल है, सन या पटसन, ये कहां पर है, जोधपुर में। सन या पटसन फसल के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये कहां पर है, जोधपुर जिले में है। और हम देख लेते हैं और जो कुछ मुख्य फसलें हैं हमारे पास, दालें वगैरह जो शेष रह गई उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। चना हमने कल देख लिया था, चना है, गेहूं और चना साथ में बोल ज्यादा क्या कहते हैं, गोचनी कहते हैं, जबकि गेहूं और जो एक साथ में बोया जाता है तो बेचड़ कहते हैं। ये कल हमने देखा था। चना सबसे ज्यादा कहां पर है, बीकानेर जिले में। चना को क्या कहते हैं, दालों का राजा कहते हैं। उसी प्रकार मोठ, इसे दालों की रानी कहते हैं। मोठ को क्या कहते हैं, दालों की रानी कहते हैं। दालों में सबसे ज्यादा जो फसलों में सबसे ज्यादा जो शुष्कता सहन करने की शक्ति होती है वो किसमें होती है, मोठ में होती है। बहुत अल्प मात्रा में भी जल में ये उग जाती है। कौन सी फसल, मोठ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कुछ और फसलों के बारे में। हम चना की बात कर ली थी तो भी लिख लेते हैं। चना क्या है, सबसे ज्यादा कहां पर है, बीकानेर में। और ये क्या है, दालों का क्या है, राजा। भारत में ये हम राजस्थान है वो दूसरा नंबर रखता है दालों के उत्पादन में। दालों का क्या है, राजा है। चना के बाद में हम देख लेते हैं मोठ सर्वाधिक शुष्कता सहन करने की क्षमता होती है और ये कहां पर है, नागौर में। ये दालों की क्या है, रानी। और सर्वाधिक क्या सहन कर सकती है, ये शुष्कता को सहन कर सकती है। और मोठ, फिर देखिए हम मोठ के बाद में मूंग भी सर्वाधिक कहां पर है, नागौर में। मूंग कहां पर है सर्वाधिक, नागौर में। उड़द की बात करें, उड़द सर्वाधिक कहां पर है, डूंगरपुर। उड़द सर्वाधिक कहां पर है, डूंगरपुर। उड़द के बाद में देख लें दालों में, और तुअर या अरहर, ये सबसे ज्यादा कहां पर है, बांसवाड़ा जिले। नेक्स्ट देख लेते हैं मटर कहां पर है सर्वाधिक, जयपुर जिले में। इस प्रकार दालों की देख लें, मुख्य दालें हमारे पास चना है वो बीकानेर, मोठ है नागौर, मूंग है वो भी नागौर, उदयपुर है, उड़द है डूंगरपुर, तुअर या अरहर बांसवाड़ा, और मटर कहां पर है, जयपुर में। थी हमारे पास मुख्य क्या है, दालें हैं। दालों के अलावा भी हम देख लेते हैं, दालों के अलावा और क्या देखें हम, क्या बच गया हमारे पास, तिलहन फसलें हमने देख ली हैं, तिलहन फसलें देख ली हमने, दलहन फसलें देख ली, खाद्यान्न फसलें देख ली। व्यापारिक फसलों में या फिर हम देख लेते हैं कुछ फल हैं, सब्जियां हैं, औषधियां, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ग्वार देख लेते हैं, ग्वार गंगानगर बीकानेर, ग्वार गंगानगर बीकानेर। तो इस प्रकार ये सर्वाधिक उत्पादन होने वाली दालें हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले लें इसका।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ शेष बची हुई फसलों के बारे में। शेष बची हुई फसलों में हम देखते हैं मसाले वगैरह, इनके बारे में देख लेते हैं। जीरा, जीरा सबसे ज्यादा जोधपुर, जालोर। जीरा, मेथी, नागौर, मेथी, नागौर, अदरक, उदयपुर, हल्दी, उदयपुर, लहसुन, बारा, धनिया, कोटा। जीरा, जोधपुर, जालोर, मेथी, नागौर, अदरक, उदयपुर, हल्दी। उदयपुर, ये हल्दी उदयपुर में भी प्रसिद्ध जगह है इसकी, झाड़ोल। लहसुन, बारा, धनिया, कोटा। टमाटर, टमाटर, जालोर। प्याज, अलवर, सीकर। तो ये हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण जो सब्जियों से संबंधित आवश्यक तत्व है। प्याज, जीरा, मेथी, अदरक, हल्दी, लहसुन, धनिया, टमाटर। इनके बारे में देखा हमने। प्याज, अलवर, सीकर। जीरा, जोधपुर, जालोर। मेथी, नागौर। अदरक, उदयपुर। हल्दी, उदयपुर। लहसुन, बारा। धनिया, कोटा। टमाटर, जालोर। उसके अलावा शेष कुछ फलों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो हमारे पास फल है उनमें जो महत्वपूर्ण फलों के बारे में देख लेते हैं। माल्टा, या इसको कहते हैं किन्नू। माल्टा या किन्नू कहां पर है? गंगानगर। माल्टा या किन्नू कहां पर है? गंगानगर। संतरा, यह है झालावाड़। इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? नागपुर। राजस्थान का नागपुर। पपीता, पपीता कहां पर है? उदयपुर। अमरूद, सवाई माधोपुर। अनार, राज्य में अनार का विकास पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक किया जा रहा है, जोधपुर बाड़मेर में। जो इसके लिए सबसे ज्यादा उत्पादन है वो कहां पर है? जोधपुर में। अंगूर, जयपुर। तरबूज, अभी सीजन है इसका। तरबूज, खरबूज। तरबूज, खरबूज, ये बनास बेसिन में। तरबूज, खरबूज बनास बेसिन में। बनास बेसिन में यानी कि भीलवाड़ा, टोंक जिले में। भीलवाड़ा है, टोंक है, अजमेर का कुछ भाग है, इनमें सबसे ज्यादा उत्पादित हो रहा है क्या? तरबूज और खरबूज। तो मुख्य रूप से केला, बांसवाड़ा में केला व आम। केला बांसवाड़ा में, आम भी कहां पर है? बांसवाड़ा। तो ये मुख्य हमने सब्जी, फल और फसलों के बारे में अध्ययन किया कि किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। स्क्रीनशॉट लेने से पहले और भी कुछ देख लेते हैं, इस तरफ और देख लेते हैं। मिर्च, सवाई माधोपुर, एक है प्रसिद्ध है। अजवाइन, प्रतापगढ़ का। अजवाइन कहां का प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ का। मिर्च सवाई माधोपुर की, अजवाइन प्रतापगढ़ का। तो इस प्रकार ये हमारे पास, और हमारे यहाँ राज्य की मेहंदी प्रसिद्ध है। सुर्ख मेहंदी, सुर्ख मेहंदी, सुर्ख मेहंदी प्रसिद्ध है। सोजत पाली, सोजत पाली और गिलुंड राजसमंद की। गिलुंड कहां पर है? राजसमंद की। तो इस प्रकार ये हमने फसलें हैं। तो जो जो राज्य के प्रसिद्ध फसलें वगैरह हैं, मुख्य फसलों के साथ साथ में मुख्य हमारे फल हैं, मुख्य सब्जियां हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। तो इस प्रकार ये राज्य की प्रमुख सब्जियां, फलें, फसलों के बारे में, उनका उत्पादन की हमें चर्चा की। शेष
कृषि से संबंधित हमारे पास एक महत्वपूर्ण भाग रह जाता है, वो है कृषि जलवायु परिदृश्य। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप देख लें। सॉरी कुछ मिटा दिया, तो हमने मिटा दिया यहाँ पर अंगूर जयपुर। आगे हम देखते हैं इसी के साथ में आगे हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है राजस्थान की कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में। इससे पूर्व भी कुछ और चीजें हैं जो हमें कृषि से संबंधित हैं, जिनसे कुछ प्रमुख चीजें हैं उनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं साथ में। देखिए, राज्य में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना बीकानेर में 1987 में की गई थी, जिसे 2009 में केशवानंद विश्वविद्यालय कर दिया गया, राजकीय केशवानंद विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो इसके बारे में देख लेते हैं। एक कर्ण सिंह हमारे पर जोबनेर जयपुर में स्थापित है, और एक महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी का पर उदयपुर में विश्वविद्यालय स्थापित है। तो इनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में बीकानेर में की गई थी, बीकानेर में, जिसे 2009 में केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? बीकानेर में। स्थापना 1987 में, और नाम चेंज कब हुआ है इसका? 2009 में। एक नेक्स्ट है कर्ण कृषि विश्वविद्यालय, और ये कहां पर है? जोबनेर जयपुर में। इसी के अधीन राज्य का पहला कृषि महाविद्यालय स्थापित किया गया था। इसी के अधीन राज्य का पहला कृषि महाविद्यालय स्थापित किया गया था। राज्य का पहला कृषि महाविद्यालय, यानी कि कॉलेज की स्थापना इसी के अधीन पहली बार की गई थी। राज्य का पहला कृषि महाविद्यालय किसके अधीन स्थापित किया गया था? कर्ण कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के अधीन। नेक्स्ट देखिए, हमारे यहाँ पर है महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र, ये कहां पर है? उदयपुर में। और इसी के अधीन महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन ही मशरूम, जापानी मशरूम का विकास किया जा रहा है। आपसे एग्जाम में पूछ ले पटवार वगैरह में, जापानी मशरूम का विकास किसके अधीन किया जा रहा है? किस कृषि विश्वविद्यालय के अधीन? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के अधीन जापानी मशरूम को विकसित किया जा रहा है, जिसे क्या कहते हैं? शिताके, जिसे और क्या कहा जाता है? शिताके या जापानी मशरूम का विकास किस विश्वविद्यालय के अधीन किया जा रहा है? तो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के अधीन किया जा रहा है। तो ये कृषि से संबंधित हमारे यहाँ पर अध्ययन के लिए 3 विश्वविद्यालय है। कृषि विश्वविद्यालय केशवानंद, कर्ण कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय। उससे आगे भी देखें कुछ कृषि से संबंधित और तथ्य। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा आइसोपाम का विकास किया गया है, जिसमें दलहन, तिलहन प्लस मोटे अनाज, जिसमें ज्वार को शामिल करके एक योजना चलाई गई थी आइसोपाम, जिससे बाद में आइसोपाम योजना के रूप में शामिल शुरुआत की गई थी, जिसे बाद में इसी में एक शामिल कर लिया गया इन्होंने जैतून का तेल, और इसे कहा ऑयल पाम। इनके बारे में देख लेते हैं। 1990 में राष्ट्रीय तिलम संघ, तिल के विकास के लिए राष्ट्रीय तिलम संघ की स्थापना 1990 में की गई, 1990 में। तो इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ और कृषि से संबंधित है। राज्य में शुष्क कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कौन सी कृषि को? क्योंकि हमारे यहाँ पर कृषि का बहुत कम क्षेत्र है जो मानसून अच्छा प्राप्त करता है या सिंचाई सुविधा है, इसलिए राज्य में शुष्क कृषि सर्वाधिक की जाती है। और शुष्क कृषि के बढ़ावा देने के लिए इसे द्वितीय कृषि क्रांति का नाम दिया गया है। इसे क्या नाम दिया गया है? द्वितीय कृषि क्रांति का संबंध किससे है? आपसे पूछ ले। द्वितीय कृषि क्रांति। अभी क्रांतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, हमने वो भी चैप्टर हमारा रह गया, पहले उसी की चर्चा कर ले। द्वितीय कृषि क्रांति आपसे पूछ लिया गया, द्वितीय कृषि क्रांति का संबंध किससे है? शुष्क कृषि विकास को बढ़ावा देना। शुष्क कृषि विकास को बढ़ावा देना किसको कहते हैं? द्वितीय कृषि क्रांति। और तृतीय हरित क्रांति किसे कहते हैं?
तृतीय हरित क्रांति, इसका संबंध है मत्स्य पालन से। और मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? जल कृषि कहा जाता है। मत्स्य पालन को ही क्या कहा जाता है? जल कृषि कहा जाता है। सब पटवार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी वाले में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पटवार से संबंधित। रक्तहीन क्रांति, एक है रक्तहीन क्रांति। रक्तहीन क्रांति का संबंध भी कृषि से, कृषि भूमि से है। भूमि सुधार कार्यक्रम विनोबा भावे द्वारा क्या शुरू किया गया था? भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसमें क्या किया था इन्होंने? सेठ साहूकारों के पास में जो भूमि बहुत सारे एक साथ में बहुत सारी जो भूमि थी, उन्होंने गरीबों में बांटने की एक क्रांति चलाई थी। इसे क्या कहते हैं? रक्तहीन क्रांति। तो रक्तहीन क्रांति का संबंध किससे? कृषि भूमि से या भूमि सुधार कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? विनोबा भावे। तो विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था, जिसे कहते हैं रक्तहीन क्रांति। तो रक्तहीन क्रांति का संबंध किससे? कृषि। तो कुछ क्रांतियां जो हम तो रट लेते हैं, पीली क्रांति का संबंध किससे? हरित क्रांति। तो ये क्रांतियों में कुछ स्पेशल है जिनके बारे में अगर आपसे पूछ ले, अब एक एक क्रांति की चर्चा भी करेंगे हम, तो हम ये जो इंपॉर्टेंट है, अगर ये नई चीजें आपसे पूछ ले इसी, तो ध्यान रखें। द्वितीय कृषि क्रांति का संबंध शुष्क कृषि विकास से, तृतीय हरित क्रांति का संबंध मत्स्य पालन या जल कृषि से ना। मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? जल कृषि कहते हैं। रक्तहीन क्रांति का संबंध किससे? कृषि भूमि सुधार से। भूमि सुधार कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? विनोबा भावे द्वारा। सेठ साहूकारों के पास में बहुत अधिक मात्रा में जो भूमि थी, वो उसका क्या करवाया था? गरीबों में बंटवारा करवाने के लिए योजना चलाई थी। नेक्स्ट देखिए, हम क्रांति को देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम हरित क्रांति के बारे में। सब जानते हैं, सबको पता है, हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 में भारत में प्रारंभ हुआ। कौन सी क्रांति है यह? हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, फसलों को उत्पादन को क्या है? बढ़ावा देना। हरित क्रांति भारत में 1966-67 में प्रारंभ हुई। तृतीय पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कौन सी योजना है? तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसका शुभारंभ किया गया। विश्व में इसको कौन लाया? विश्व में इसको नॉर्मन ई बोरलॉग। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व स्तर पर क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग ये विश्व स्तर पे जनक है। भारत में इसके जनक कौन है? भारत में इसके जनक है, भारत में जनक MS स्वामीनाथन। ये भारत में इसके क्या है? जनक है। हरित क्रांति का आशय क्या है? खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को क्या देना? खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना। इसका असर मुख्य रूप से दो फसलों पे हुआ था, गेहूं और चावल। इन दो फसलों पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखा गया। उन्नत बीजों का प्रयोग करके, उन्नत रसायन कीटों का वगैरह प्रयोग करके उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया था। उन्नत जो गेहूं की किस्म थी, ये कहां से लाई गई थी? मैक्सिको। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका एक देश है, मैक्सिको का गेहूं था। और चावल कहां का था? फिलीपींस, मनीला, फिलीपींस। मनीला में विश्व का अंतरराष्ट्रीय शोधनशाला है चावल की, वहीं से मनीला, फिलीपींस। उन्नत किस्म चावल की उन्नत किस्म कहां की थी? मनीला की थी। जबकि गेहूं की उन्नत किस्म कहां की थी? मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका की थी। तो इस प्रकार ये हरित क्रांति से संबंधित अगर कोई चीज पूछ ली जाए, राज्य में इसका सर्वाधिक, देश में इसका सर्वाधिक प्रभाव कहां पर देखा गया था? देश में इस क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन फसलों पर देखा गया था? तो गेहूं और चावल पर। आपसे पूछा जाए किन फसलों पर सर्वाधिक प्रभाव देखा गया था? गेहूं और चावल पर। देश में सर्वाधिक प्रभाव किन राज्यों में देखा गया? किन राज्यों में देखा गया जिसका सर्वाधिक प्रभाव है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दक्षिण में बात करें तो इसकी तमिलनाडु, कर्नाटक। इन 4-5 राज्यों में, उत्तर में देखें तो कहां पर? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। और दक्षिण भारत में मात्र तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ भाग में इसका असर देखा गया था। बड़े बड़े जो व्यापारी या धनी वर्ग के जो किसान थे, उन्होंने इसका सर्वाधिक उपयोग किया। इसका फायदा गरीब तक नहीं पहुंच पाया था। राज्य की बात करें, राज्य में सर्वाधिक इसका प्रभाव कहां पर देखा गया था? तो गंगानगर व हनुमानगढ़ में।
राज्य में इसका सर्वाधिक प्रभाव कहां पर देखा गया? गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में, जबकि देश में किन राज्यों में? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में देखा गया। तो ये हमारा किससे संबंध है? हरित क्रांति से संबंध है, कृषि में क्रांति। और नेक्स्ट क्रांति की बात करते हैं, उस क्रांति का संबंध है हमारा दुग्ध से, जिसे कहते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत तो हरित क्रांति, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो हरित क्रांति के लिए काफी आपके पास इसी से संबंधित अगर आप पढ़ ले तो निश्चित किसी भी सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम श्वेत क्रांति के बारे में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन, दुग्ध क्या ऐसी सामग्री है जो तुरंत क्या हो जाती है, अगर उसको उचित रख रखाव की सुविधा न हो तो क्या होगी? तुरंत नष्ट होने वाले पदार्थ है। तो इसके रख रखाव या इसकी पहुंच शहर तक बनाए रखने की, क्योंकि इसका उत्पादन कहाँ होता है? गाँव में होता है, और गाँव से शहरों में इसके क्या होने की आवश्यकता होती है? वितरण की आवश्यकता होती है। तो इसी से संबंधित क्या है? श्वेत क्रांति। दुग्ध उत्पादन को या व्यापार को बढ़ावा देना, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का भारत में जो शुभारंभ हुआ है वो 1967 में वर्गीस कुरियन द्वारा। किसके द्वारा? वर्गीस कुरियन द्वारा। वर्गीस कुरियन ने 1968 में अमूल की स्थापना की। अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की स्थापना कहां की? आनंद, गुजरात में की। इसका मुख्य उद्देश्य था दूध, गांवों से दूध का संग्रहण करना और फिर क्या करना है? इसका वितरण करना। दूध का पहले संग्रहण करना, फिर इससे बाय प्रोडक्ट और जो भी बनाने हैं और उसको वापस से क्या करना? वितरण करने के लिए कोऑपरेटिव संस्था है, सहकारी संस्था। इसकी स्थापना वर्गीस कुरियन ने 1967 में की। इन्होंने, वर्गीस कुरियन ने ही 1970 में, 1970 के दशक में, 1970 में एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन फ्लड। तो ध्यान रखना है, ऑपरेशन फ्लड बाढ़ वगैरह से संबंध नहीं है, ऑपरेशन फ्लड चलाया। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। तो ऑपरेशन फ्लड चलाया दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। इसीलिए वर्गीस कुरियन को क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति के जनक। इन्हें क्या कहा जाता है? श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को। और इसी की तर्ज पर 1977 में राजस्थान सहित देश के 10 राज्यों में अमूल की तर्ज पर ही क्या स्थापना की जाती है? डेयरी फेडरेशन की स्थापना की जाती है। और इसी के साथ में राजस्थान में भी आरसीडीएफ की स्थापना की जाती है। कहां पर? जयपुर में। तो आरसीडीएफ की स्थापना कब की जाती है? 1977 में। हम जब पशुधन पढ़ेंगे इसके साथ में इसको पूरा पढ़ेंगे। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब की जाती है? जयपुर में की जाती है। राजस्थान सहित देश के 10 राज्यों में स्थापना की जाती है। किसकी तर्ज पर? अमूल की तर्ज पर की जाती है। और त्रिस्तरीय ढांचा वगैरह हम सब बाद में जब पशुधन पढ़ेंगे तो उसके साथ इसको इंक्लूड करेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? क्रांति पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा है एक श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। इन्होंने क्या चलाया? ऑपरेशन फ्लड चलाया। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने से है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्रांति की बात करते हैं हम। ऐसे तो बहुत सारी क्रांति हैं। रजत क्रांति अंडे उत्पादन से बढ़ावा देना है। लाल क्रांति है, टमाटर और मांस के उत्पादन को बढ़ावा देना। ऐसे बहुत सारी क्रांतियां हैं। लेकिन जो इंपोर्टेंट क्रांति है, अभी एक क्रांति है जिसका नाम है भूरी क्रांति। खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, ये इंपोर्टेंट है आपके लिए। क्रांतियों में अगर पूछी जाए तो कौन सी क्रांति? भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध है खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग से है। और यह सबसे प्रमुख क्रांति है। सबसे ज्यादा अभी खाद्य प्रसंस्करण पर ध्यान दिया जा रहा है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग से है। और वर्तमान में सभी क्रांतियों, कृषि से संबंधित सभी क्रांतियों को सम्मिलित रूप से एक नया नाम दे दिया गया है। सम्मिलित रूप से इंद्रधनुष क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंद्रधनुष क्रांति। तो कृषि से संबंधित जितनी भी क्रांतियां हैं उनको क्या कहा जाता है? इंद्रधनुष क्रांति कहा जाता है। एमएस स्वामीनाथन, वही स्वामीनाथन ने 2000 में सिफारिश की कि सभी कृषि से संबंधित क्रांतियों का एक नाम दे दिया जाए। क्या नाम दे दिया जाए? इंद्रधनुष। तो इस प्रकार हमने देखा कि सभी क्रांतियों, कृषि से संबंधित क्रांतियों को किसमें शामिल कर लिया गया है? इंद्रधनुष क्रांति में शामिल कर लिया गया। इसलिए हमें
लाल क्रांति है और अन्य बहुत सारी क्रांति है, रजत क्रांति है, इनके बारे में अध्ययन करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। मुख्य हमने क्रांति की बात कर ली, हरित क्रांति देख लिया, श्वेत क्रांति देख लिया, भूरी क्रांति और इंद्रधनुष क्रांति। इसी प्रकार की इंद्रधनुष योजना है, योजना अलग है। यदि कभी कहीं से पूछा जाए आपको साइंस वगैरह हो तो इंद्रधनुष योजना अलग है, इंद्रधनुष क्रांति अलग है। इंद्रधनुष क्रांति कृषि से संबंधित सभी क्रांतियों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, इंद्रधनुष क्रांति कहा जाता है। जबकि इंद्रधनुष योजना क्या है, तो बच्चों के टीकाकरण संबंधित, बच्चों में टीकाकरण से संबंधित जो 60 टीके लगते हैं उससे संबंधित योजना है, जिसका नाम क्या है, इंद्रधनुष योजना है। थोड़ा सा तो यहाँ पर क्लियर कर लें, वो इंद्रधनुष योजना है। जबकि हमने अभी जो चर्चा की वो किसके बारे में की, इंद्रधनुष क्रांति के बारे में चर्चा की। इसके अलावा कुछ और तथ्य हैं, जैसे देख लें हम, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई थी, कृषि से संबंधित राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई थी 1974 में। पटवार वगैरह से पूछ ले आपको, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, 1974 से। राजस्थान में देखें हम, जो राजस्थान में हमारे यहाँ पर दलहन फसलों के विकास के लिए राजस्थान राज्य दलहन विकास कार्यक्रम चलाया गया था, जो चलाया गया था इस 2004-05। राजस्थान राज्य दलहन विकास कार्यक्रम कब चलाया गया, 2004-05 में। और इसी के साथ में देखें, दलहन में देखें एक योजना है आइसोपाम योजना। आइसोपाम योजना क्या है, आइसोपाम योजना में दलहन प्लस तिलहन प्लस ज्वार, कहीं कहीं यहाँ पर मक्के भी लिखा हुआ है, दलहन तिलहन प्लस ज्वार के मिश्रित रूप से जो बढ़ावा देने के लिए योजना चलाई गई, इसे क्या कहते हैं, आइसोपाम योजना। इसी को बाद में, आइसोपाम योजना को ही बाद में आइसो ऑयल योजना कर दिया गया, आइसो ऑयल योजना कर दिया, जिसमें आइसोपाम प्लस जैतून का विकास, जैतून होता है तेल, जैतून से जो तेल होता है, तो इसको विकास के लिए इसको आइसोपाम योजना शुरू की गई, जिसमें आइसो ऑयल योजना शुरू की गई, जिसमें किसको शामिल कर लिया गया, आइसोपाम प्लस जैतून को शामिल करके एक योजना, इसी का नाम नया दे दिया गया आइसो ऑयल योजना। कभी कहीं प्रश्न पूछ ले, आइसोपाम योजना में शामिल है तो दलहन तिलहन प्लस ज्वार, और आइसो ऑयल योजना में कौन है, आइसोपाम में जो थे वो दलहन तिलहन ज्वार प्लस जैतून को शामिल किया गया है। इसी प्रकार देखें, भारत में तिलहन संघ की स्थापना की गई, राष्ट्रीय तेल के विकास के लिए तिलहन संघ की स्थापना की गई 1990 में तिलहन संघ की स्थापना की गई, किसके विकास के लिए, तेल के विकास के लिए। फिर एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, चर्चा में रहती बार बार फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी फसल बीमा योजना, कब से प्रारंभ की गई, 2016 से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब से हुआ है, 2016 से। नेक्स्ट, राजस्थान में कृषि नीति बनाई है, राजस्थान द्वारा, राजस्थान की पहली कृषि नीति, ये भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की पहली कृषि नीति 2013। एक आटा होता है इंडिया मिक्स आटा, एक आटे का नाम है जिसका नाम है इंडिया मिक्स आटा। यह आटा होता है गेहूं, मक्का और सोयाबीन का। इससे प्रश्न तो नहीं आते हैं, फिर भी किस पूछ ले आपसे, इंडिया मिक्स आटा जिसमें क्या शामिल है, गेहूं, मक्का और सोयाबीन। तो इस प्रकार से कुछ और जो कृषि से संबंधित कुछ चीजें रह गई थी, मैंने पूरी कोशिश की कृषि से संबंधित 2-3 टॉपिक में हमने पूरी कृषि को बताने का प्रयास किया। इसके अलावा एक और क्लास लेंगे हम जिसमें पढ़ेंगे राजस्थान की कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी हमने चर्चा की राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1974, राजस्थान राज्य दलहन विकास कार्यक्रम 2004-05 में, इसका जो शुभारंभ हुआ था 2004-05 में,
और आइसोपाम योजना जिसका शुभारंभ जिसमें दलहन तिलहन प्लस ज्वार, और आइसो ऑयल योजना में आइसोपाम प्लस जैतून। राजस्थान की पहली कृषि नीति 2013, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की पहली कृषि नीति 2013, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे पास। और राष्ट्रीय तिलम संघ की स्थापना कब की गई? 1990 में। इस प्रकार से हमसे कृषि से संबंधित कुछ और योजनाओं, किसी और चीजों के बारे में पूछा जाए तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम जब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश। राजस्थान के 10 कृषि जलवायु प्रदेश है जिनकी चर्चा हम मानचित्र के द्वारा करेंगे, जिसमें हम वापस से मिट्टी और फसलों और जलवायु से संबंधित वर्षा का अध्ययन करते हुए हम राजस्थान की कृषि जलवायु प्रदेश को पढ़ेंगे। जो राजस्थान की कृषि जलवायु प्रदेश है जिसका आधार क्या होगा? मृदा है और फसलें उसकी आधार रहेगा, जिसके आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा आने वाले एग्जाम्स का, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।